नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज आपको आपके आने वाले जन्म की कुंडली आपको कैसे बनानी है इस विषय को बताने के लिए। प्रिय दर्शकों, मैंने इसके लिए बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, कारण अभी आपके समझ में आ जाएगा। प्रिय दर्शकों, पिछले दिनों मैंने आपको आपके बीते जन्म यानी पूर्व जन्म की कुंडली का निर्माण किस विधि से करना है यह बताया था। प्रिय दर्शकों, उस वीडियो को बनाने के बाद मुझे एक बात तो समझ में आ गई, कुछ चीजें बहुत आवश्यक होती हैं कि जब भी वीडियो बनाया जाए तो उसे एकदम नीचे के क्रम से प्रारंभ करके बताया जाए। देखिए, होता क्या है कि जब मैं कोई कार्यक्रम बनाता हूं तो जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीते दिनों वो सारी चीजें तो समझा ही चुका हूं, अब उसी बात को बार बार दोहराना ये कार्यक्रम को लंबा बना देगा। फलतः वो बातें बताई जाएं, पूर्व का तो कार्यक्रम है ही, लेकिन ये यूट्यूब है और यहां हर दिन नए दर्शक हैं। मैं आपके पूर्वजन्म की कुंडली बना चुका हूं, बता चुका हूं, और पुनर्जन्म यानी जो आने वाला आपका जन्म है उसकी कुंडली को समझाना चाहता हूं। और इसके बाद आप दर्शकों के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसको लेकर के भी मैं आज उपस्थित हुआ हूं आपको समझाने के लिए। प्रिय दर्शकों, आपके आने वाले जन्म की कुंडली का निर्माण आप अपनी वर्तमान कुंडली से कैसे कर सकते हैं, आप गौर करें तो मैंने बीते दिनों आपको एच.एन. काटवे जी का तर्क दिया था कि शनि को लग्न में रख करके आपकी ही वर्तमान कुंडली को, और उन्होंने बताया था कि पूर्व जन्म कुंडली का निर्माण कैसे होगा। अब मैं आपको बता दूं कि असल में आपके आने वाले जन्म की जो कुंडली है वो कोई और कुंडली नहीं, आपकी चंद्र कुंडली है। ये कंफ्यूजन हो गया होगा आपको। जरा गौर करिए कि ये क्या लाइन है। मैंने कहा कि आपके आने वाला, आपका जो पुनर्जन्म होने वाला है, उसकी जो कुंडली होगी वो आपकी चंद्र कुंडली होगी। अब जरा गौर करिए कि किसी की कुंडली के लग्न में ही शनि और चंद्रमा की युति हो तो वो व्यक्ति सीधा ये मुझसे पूछ रहा होगा, यानी मेरा पिछला जन्म, मेरा वर्तमान जन्म और मेरा आने वाला जन्म, तीनों की तीनों कुंडलियां यही हैं। शायद मुझसे यही चूक हो गई थी कि मुझे ये बात एकदम निचले स्तर से शुरू करके समझाना चाहिए था। आज समझाता हूं। असल में कार्यक्रम के दौरान आपने ध्यान से नहीं सुना था, मैंने एक लाइन जोड़ी थी, आपने उसे ध्यान से सुना ही नहीं। मैंने कहा था ग्रहों की स्थितियां निरंतर गतिशील है और परिवर्तनशील भी। जो जन्म बीत गया, जो जन्म आने वाला है, हम उसकी कुंडली का निर्माण कर ही नहीं सकते हैं। फिर यह कैसे पूर्व जन्म और पुनर्जन्म है, यह भी लाइन मैंने समझाया था। मैंने कहा था एच.एन. काटवे जी ने ग्रहों से ज्यादा इस बात पर जोर दिया है कि शनिदेव किस राशि में बैठे हैं। अब जरा समझिए, ये उन सभी दर्शकों के प्रश्न का जवाब है जिन्होंने मुझसे यह कहा कि इसका मतलब कि जितने भी लोग कि आप कुंडली इस हिसाब से बना रहे हैं तो पूर्व जन्म में सबकी कुंडली के लग्न में ही शनिदेव हैं। भाई, यहां पर कंफ्यूजन आपको हो गया, या फिर मैं समझा नहीं सका आपको। यहां पर पूर्वजन्म की कुंडली न बना करके पूर्वजन्म की चीजों को समझना, इस विषय को समझना हमसे कहां चूक हुई है। आने वाले जन्म की कुंडली जरा समझिए, शनिदेव को पूर्व जन्म का कारक और चंद्रमा को पुनर्जन्म का कारक। अब चंद्रमा को पुनर्जन्म का कारक क्यों कहा गया, शनिदेव को बीते जन्म का कारक क्यों कहा गया? बड़ा सरल तर्क है। हर पुरानी चीज, हर बीती चीज का कारक ग्रह शनि है।
सरल तर्क। आपको पता है कि शनि चमड़ा पर, कोयला पर, मरी हुई चीजों पर शनि का अधिकार क्यों है? जो बीत गया हमारे शरीर में, जो सबसे लंबे समय तक रहने वाली चीजें हैं, उन सभी चीजों पर शनि का अधिकार है, यानी जो सबसे पुरातन है। इसको कैसे जाना गया? तो लक्षण शास्त्र के अनुसार सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूरी पर जो ग्रह स्थित है वो शनि ही है। सूर्य की जो जीवन रश्मियां हैं वो शनि पर सबसे कम मिलती हैं। सो जितनी पीछे की चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, उन सभी चीजों का कारक शनि है। क्योंकि ये मेरे नजर में ये समस्या इसलिए थी क्योंकि मैं तो ऑलरेडी वीडियो बता चुका हूं और बना चुका हूं, तो अब ये बताना बड़ा मुश्किल है कि दोबारा मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं। तो उन सभी चीजों पर शनि का अधिकार है। फलतः लक्षण शास्त्र के आधार पर हमारे पूर्व जन्म जो कि बीत चुका है के कारक ग्रह भी शनिदेव होंगे। अब जरा आने वाले जन्म को समझिए। आने वाले जन्म का कारक ग्रह कहा गया चंद्रमा को। अब इसका मतलब वही हो गया ना, जैसा मैंने कहा कि अभी कई लोग ये सोचेंगे कि अगर जिनकी कुंडली के लग्न में शनि चंद्रमा की युति बनी हुई है उनका पिछला जन्म, वर्तमान और आने वाला जन्म एक। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी कुंडली उस समय के हिसाब से तो उसी समय बन पाएगी, आज नहीं बन सकती। ये असल में ये जानने का एक प्रोसेस का तरीका है कि हम किस तरह की स्थिति में थे और किस तरह की स्थिति में हो सकते हैं। इसलिए भी मैंने कहा कि एच.एन. काटवे जी ने ग्रहों से ज्यादा राशि पर बल दिया कि जिस उदाहरण से समझिए कि आपकी कुंडली में सिंह राशि में शनिदेव बैठे हैं, तो आपने सिंह लग्न की कुंडली पुनर्जन्म की बनाई। अब शनि पर फोकस करने से ज्यादा सिंह जो राशि लग्न में बनी हुई है, ये आपका व्यक्तित्व था पूर्व जन्म का। वो ये कहना चाहते थे। ये बात भी मैंने वहां कहीं ना कहीं छोटा ही सही मेंशन किया था, आपने ध्यान से नहीं सुना। अब सुनिए, चंद्रमा लग्न में बताने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति की कुंडली अगले आने वाले जन्म में चंद्रमा लग्न में होंगे। असल में यहां पर आप चूंकि ज्योतिष की बात कर रहे हैं, ये वेद का नेत्र है। अब वेद क्या कहता है कि हमारी जो चाहत है, हमारी जो कामना है, उन्हीं कामनाओं को लेकर के हम पुनः जन्म लेते हैं। यही हमारा सनातन धर्म कहता है। हमारी कामना, आपने जड़ भरत, अगर भागवत जिन लोगों ने सुनी होगी उन लोगों ने जड़ भरत की कहानी सुनी होगी कि जड़ भरत मरते समय में एक हिरण का ध्यान करते रहे, हिरण में उनका मन बसा रहा, स्वंततो गत्वा पुनः उनको हिरण बनना पड़ा। तो यहां पर अगर आप ध्यान रखें तो आने वाले जन्म में चंद्रमा लग्न में नहीं, असल में हर किसी की कामना, हर किसी की सोच अलग अलग है। लग्नगत चंद्रमा कहने का मतलब है कि ये आने वाले जन्म में आप, मैंने क्या एक और सूत्र बताया था कि जन्म कुंडली में जिस भाव में कर्क राशि हो और जिस भाव में चंद्रमा हो, इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज के बारे में सोचता है, उसी चीज के बारे में सोचता है। अब अगर आप चंद्रमा को लग्न में रखेंगे, उसके हिसाब से बाकी की राशियों को बिठाएंगे। अब यह भी ध्यान रखिए कि मान लिया जाए कि कर्क राशि, तो हर किसी की कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में नहीं है, किसी में मेष में भी है। अब मेष की स्थिति को आपके पूर्वजन्म का आधार मान करके आपके वर्तमान सभी राशियों को बिठा करके और तब आपके बारे में हम समझने का प्रयत्न करेंगे। मैंने एक और पॉइंट आपको समझाया था। प्रिय दर्शकों, आखिर पिछले जन्म की कुंडली, आने वाली जन्म की कुंडली को हम जान करके क्या करेंगे? मेरे एक और दर्शक हैं जिन्होंने बीते दिनों के एक कार्यक्रम पर कहा कि इस तरह से तो राहु केतु की जहां जहां दृष्टि होगी, मतलब हम उन सभी चीजों से डरें। शायद ऐसा ही उनका कोई कमेंट था, मतलब कि हमें इतना भी डरना नहीं चाहिए। तो असल में आप मेरे कार्यक्रम को अभी तक ठीक से समझे नहीं, या फिर मैं काफी अपर लेवल पर चीजों को समझा दे रहा हूं। यहां पर मुझे लगता है कि भी फिर से शुरू चलना चाहिए। यह गलत है कि मैं काफी आगे की चीजें आप लोगों को बताते जा रहा हूं, ये नहीं समझ पाए आप। ज्योतिष कभी डराने का तो विषय ही नहीं है, ये तो समझने का विषय है कि कहां कहां से गलती हो सकती है। जब सीधी सी बात है, मैंने कहा कि शनिदेव न्यायाधीश हैं और राहु वो जल्लाद जो फांसी देगा, तो इसका यह मतलब नहीं कि जिनकी कुंडली में कहीं बैठा है ग्रह राहु या शनि, सब के सब यही स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। अभी जब आप थोड़ा आगे समझने का प्रयत्न करेंगे तो फिर बात उत्पन्न होगी कि वहीं शनि पर अगर कुंडली में देवगुरु की दृष्टि है, शुक्ल पक्ष के बलि चंद्रमा की दृष्टि है, तो सारे दुर्योग शांत होंगे वहां पर, यानी आपने ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। अरे भाई, ये ग्रह कहीं ना कहीं तो कुंडली में होंगे,
तो ऐसा इसका मतलब है कि आपने कोई गलती नहीं की, बल्कि इसका अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, आपने अच्छे कृत्य किए हैं। तो पहले आपको समझना होगा। एक दो और पॉइंट है, फिर से समझा देना चाहता हूं। यह विषय बहुत गहन, गहरा और निसंदेह अपर लेवल का। अब जब आप लोग हर दिन अष्टक वर्ग की मांग करते हैं, सर्वाष्टक वर्ग की मांग करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप लोग काफी समझ गए हैं। लेकिन नहीं, अभी नीचे से ही शुरू करना होगा और समझना समझाना होगा। और एक पॉइंट, किसी दर्शक का एक प्रश्न था कि यह भी तो हो सकता है कि बीते दिनों जन्म में हम पशु थे और अभी हम इस जन्म में ऐसी स्थिति में हो। नहीं हो सकता है, एकदम नहीं हो सकता है। अगर आप ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? आइए मैं समझाता हूं। इसी के लिए जरूरी है समझना। मैं एक बात फिर दोहराता हूं। अब धीरे धीरे लगभग ज्योतिष को पढ़ते और इस काम को करते अब 20 साल हो जाएंगे, और मैं कह सकता हूं कुछ भी नहीं आया। आप गौर नहीं किए हैं, जब मैंने सप्तम और अष्टम की बात चर्चा की थी तो मैंने एक लाइन कहा था कि तो एक नया संसार खुलता जा रहा है, यानी इसका मतलब मैं भी उस संसार से वाकिफ नहीं था। तो इस 20 साल में अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। आप 20 घंटे में समझ लेना चाहते हैं, नहीं समझ पाए। आइए, एच.एन. काटवे जी ने मनुष्य के परिवर्तन की भी शैली बताई है अपने ग्रंथ में कि परिवर्तित कैसे, और बड़ा सरल तर्क है। इसको जरा समझना है तो आपको हस्तरेखा विज्ञान को समझना होगा। हस्तरेखा में प्रारंभिक हाथ की चर्चा है। ये प्रारंभिक हाथ ही पशु से आगे बढ़ने का क्रम है। एक मोटा सा भद्दा हाथ जिसमें गिनती की 3 रेखाएं, उंगलियां मोटी मोटी, सारे पूर्वे पर जो रेखाएं हैं बेहद मोटी मोटी दिखाई पड़ने वाली। यानी व्यक्ति शून्य से, न कि इतने बड़े बड़े मोटे शुक्र लेकर के और गुरु का पर्वत बलि हो और आप पशु से सीधा मनुष्य बने हैं, ऐसा नहीं है। तो शास्त्री जी अभी घबराइए मत, आपके मन में तर्क हो उससे पहले मैं तर्क का खंडन जानता हूं। अभी आपने जड़ भरत जी का नाम लिया, वो सीधे पशु बन गए थे। क्या जड़ भरत जी के जैसा प्रेम है क्या आपके पास? उनके मन में उस हिरण से इतना लगाव हो गया था। उनका लगाव सोचिए किस आला दर्जे का होगा कि वो राज्य के राजा थे, अपने राज्य का त्याग उन्होंने कर दिया था, और राज्य के त्याग के बाद उनका पशु पे प्रेम जग गया था। समझ में आई क्या बात आपको? आपसे एक चवन्नी तो त्याग होता नहीं, राज का त्याग कहां करेंगे आप? तो राज का त्याग नहीं करेंगे तो वो बात आप पर लागू भी नहीं होती है। तो पहली बात ये जान लें कि सीधा सीधा पशु से मनुष्य नहीं बना जा सकता। ये क्रम है। उस क्रम में बहुत नीचे स्तर के लोग आते हैं। नीचे स्तर जाति से नहीं, नीचे स्तर ज्ञान से पशुता पता चल जाती है। इसी के लिए आप जब हस्तरेखा पढ़ेंगे तो वहां प्रारंभिक हथेली की चर्चा आपको मिलेगी। यह हथेली की नहीं, आप जिस हथेली से स्मार्टफोन चला रहे हैं इस हथेली की नहीं। इस हथेली की नहीं कि जब आप ये मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, इस प्रश्न वाले की ये बात नहीं है। आप पशु से मनुष्य नहीं बने, हो ही नहीं सकता। एक और बात, एच.एन. काटवे जी ने बड़े अद्भुत तरीके से इस बात को समझाया है कि अगर आप इस जन्म में पुरुष हैं तो सीधा सीधा स्त्री नहीं हुए होंगे पिछले जन्म में। स्त्री से पुरुष नहीं हो सकते हैं। पुरुष थे, पुरुष हैं। ये अपर लेवल पर जाने की कहानी है, या फिर यहां से नीचे भी जाने की कहानी है। हम मनुष्य ही थे, मनुष्य से ही आगे बढ़ रहे हैं, इसी में ऊपर या नीचे। तो आशा करता हूं ये 2-3 ऐसे पॉइंट थे जो मुझे लगा कि यहां पर शायद लोग समझ ही नहीं पाए हैं। कोई बात नहीं, समझाया तो जा ही सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि पहला पॉइंट तो ये है कि ये ग्रहों की स्थितियां पूर्वजन्म पुनर्जन्म डराने के लिए नहीं, बताने के लिए। क्या फर्क पड़ता है, मुझे को क्या फर्क पड़ता है कि मैं अपनी कुंडली में पूर्वजन्म क्यों देखने जाऊंगा? क्या जरूरत मुझे पड़ी अपने पुनर्जन्म आने वाले जन्म को देखने की? वर्तमान को साधो। नीतिशास्त्र कहता है कि जिसने अपने वर्तमान को ठीक कर लिया वही पुरुष है, वही बुद्धिमान है, वही विद्वान है। मैंने कहा था कि 100 लोगों को लाइन में खड़ा करा दिया जाए और 100 लोगों से पूछा जाए कि अगर आप अपने बीते दिनों में जाकर के कोई अपनी गलती सुधारना चाहेंगे तो 100 के 100 लोग तैयार हो जाएंगे। हम उसी गलती को जो करने जा रहे हैं, अगर एक गलती भी सुधार लें तो शायद जो गलती पीछे हुई है, जो गलती अभी कर रहे हैं, शायद अगली बार ना हो। इतना ही उद्देश्य है और कुछ नहीं। बाकी ये ज्ञान है। तो याद रखिए, पूर्व जन्म शनि को लग्न में रख करके, पुनर्जन्म चंद्रमा को लग्न में रख करके। परंतु ये आपकी कुंडली नहीं है,
भावों को ध्यान में रख करके विश्लेषण समझना है। वही बात मैं जब कहा था कि जब मैं गुरु की चर्चा करूंगा, ग्रहों पर पापक ग्रह की दृष्टि की चर्चा करूंगा, तब आप एक एक करके और विशेष करके जब भावों की चर्चा होगी, मैं आए दिन आपको भावों की भी चर्चा बताता रहता हूं कि किस राशि का क्या महत्व है, क्या मतलब है, तब आप अपने उस व्यक्तित्व को, कि आप इस तरह के व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, स्त्री या पुरुष, आने वाले समय में इस तरह के व्यक्तित्व के व्यक्ति होंगे, स्त्री या पुरुष, जो आज है वही होंगे। ऐसा नहीं, अच्छा ये भी नहीं हो सकता है कि सीधा सीधा यहां से आप पशु बन जाएं, सीधा सीधा ये भी नहीं हो सकता है कि हम नाली के कीड़े बन जाएं, नहीं होगा। सवाल उठता है कि जो बहुत बुरे कर्म कर रहे हैं उनकी भी श्रेणी बनाई गई है, उनकी भी श्रेणी बनाई गई है, उनके कष्ट का तरीका भी उनके लिए बनाया गया है। लेकिन मानव सीधा सीधा एकदम से, हां पशु के क्रम से सीधा ऊपर उठने का क्रम बना है, लेकिन वो प्रारंभिक स्थिति होती है। ऐसा नहीं है कि आज हम यहां और सीधे पशु बन जाएंगे या पशु से हम सीधे यहां पर आ गए हैं इतना भाषण बोलने के लिए। असंभव है, ये पिछले जन्म का है। क्या लगता है आपको, ये इतना भाषण जो निकल रहा है पशु से हो गया होगा? ऐसा नहीं हो सकता। ये वही हो सकता है कि पिछले जन्म के भी सारे ज्ञान हैं, प्रारब्ध का, पूर्व का कर्म है, वो यहां पर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सीधा सीधा बदल जाएगा। तो अगली बार अभी ये नहीं आपको पूछना है कि ये जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली जो आपकी बन रही है, यही आपके आने वाली जन्म की कुंडली है। ये मत कहिएगा कि यही कुंडली है। असल में ये आपके सोच को लग्न में रखा गया है कि आप इस तरह की सोच रख रहे हैं, मतलब आने वाले जन्म में इसी सोच के दायरे में आपका जीवन चलने वाला है। समझ गए? आशा करता हूं सब कुछ समझा दिया मैंने आपको, समझ भी गए होंगे आप। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।